चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स के बारे में। देखिए फिजिक्स में हमने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है, सुन भी लिया उनका नाम, जो कि बेसिकली 2 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला तो है स्केलर्स और है दूसरा वेक्टर्स। तो हम ये भी जानते हैं स्केलर किसे कहते हैं। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया। ये सब क्या है? इसमें किसी प्रकार के कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए, मोमेंटम ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए और भी बहुत सारे। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो वेक्टर जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन जिसमें एक एरो हेड होता है आगे की तरफ, ठीक है, या आप एरो लाइन बोल सकते हैं वेक्टर को। तो जो आप बनाएंगे वेक्टर के लिए उसमें दो चीज़ें आपको दिखेंगी। एक दिखेगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है और उसके बाद लास्ट में इसके एरो टाइप का निकला होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपने शुरुआत करी थी ये जो कहलाता है ये वेक्टर का ओरिजिन पॉइंट है। ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन ऑफ वेक्टर यहीं से हुआ है, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं, साथ ही साथ वेक्टर का क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। टेल, दिस इज द टेल पार्ट। जबकि आगे जहां पे एरो लगा हुआ है वो कहलाता है टिप या हेड ऑफ द वेक्टर। ये हिस्सा कहलाता है टिप या इसका दूसरा नाम है हेड। तो वेक्टर को हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे अभी हमने बात करी थी वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब इनमें से हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं। तो अगर फोर्स एफ है तो हम इस एफ फोर्स के ऊपर इस तरह से एरो लगा देंगे। तो ये क्या हमने किया? हमने फोर्स को शो किया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऐसे करके दिखाया जाता है। अब वेक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, ये पता करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर्स और दूसरा जो है ये एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। ये दोनों वेक्टर्स के क्या हैं? वेक्टर के दोनों, मतलब वेक्टर को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। अब पोलर वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं? ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या कह सकते हैं आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और वो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी जो है जिस मोशन में मूव कर रही है बॉडी उसी के अलॉन्ग लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्प्लेसमेंट बात करें, फोर्स बात करें, तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिसको एक रोटेशनल इफेक्ट दिया जाता है और ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमें राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना पड़ता है। राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है तो ये देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर की तो उसके लिए हम इस तरह से दिखा दें, ठीक है, इस तरह से हम दिखा दें, ये इस तरह से कुछ। तो ये क्या है? ये पूरा पोर्शन, ये जो वेक्टर हमने दिखाया है ये कहलाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर ये इसकी कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कैसा है? इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। इसका रोटेशन किस टाइप का हो रहा है? देखिए आप, घड़ी की सुई के ऑपोजिट हो रहा है, तो हम ये दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एक्सियल वेक्टर हम लोग समझ गए, ऐसे वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है और ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही एक्ट करता है उसी के अलोंग, ठीक है। और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल क्या है? जैसे पोलर वेक्टर का तो हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक। वैसे इसका क्या हो सकता है? तो आप इसके लिए लिख लीजिए मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एग्जाम्पल इन्हीं के हैं। कौन कौन से? एंगुलर, एंगुलर कौन कौन सी चीजें? तो ब्रैकेट में हम लिख दें, जगह कम है, तो आप लिख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, टॉर्क भी, टॉर्क, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ कर दे, ये चीज। अब देखो वेक्टर्स का जो है एक अलग ही खेल है, एक अलग ही दुनिया है उसकी। मतलब फिजिक्स की लॉज को समझने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वेक्टर फॉर्म बहुत सूटेबल होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फिजिक्स की लॉ को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं वेक्टर्स का इस्तेमाल करके। इससे जो डेरिवेशन हम प्रूव करते हैं ना, तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, बहुत ईजिली, मतलब समझने के लिए बहुत आसान होता है। और वेक्टर फॉर्म से हम बहुत सारे ट्रांसलेशन और रोटेशन को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हैं। बहुत ईजी, मतलब ईजी कर देता है। इसलिए वेक्टर्स अपने आप में बहुत ही अलग, मतलब सपोर्टिव नेचर है इसका सोल्यूशन के लिए। अब वेक्टर में हम लोग को कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले एक टर्म आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या है। तो लिखते हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या है? मतलब आप कह सकते हैं अगर किसी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो वही है मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। यानी किसी भी वेक्टर का, मान लेते हैं कोई वेक्टर अगर ए है, ठीक है, लेट्स से ये कोई वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर की
बड़ी अजीब सी फॉर्म लिखी होगी। ठीक, अब इसकी वैल्यू, अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो हम क्या करें, इसका मॉड ले लें। मॉडुलस का मतलब होता है इसी का मॉड ले लें। तो मॉड हम कैसे ले सकते हैं, हम इसका मॉड लेने के लिए इसी वेक्टर को इस ऐसे पैरेलल लाइंस लगाई, इसको मॉड बोलते हैं। उस मॉडुलस के अंदर इस वेक्टर ए को रख दिया तो इसकी वैल्यू निकल आती है, और इसकी वैल्यू ये निकलती है विदाउट वेक्टर। ठीक है, तो यही कहलाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगला हम लोगों को पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर, किसी भी दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक मैग्नीट्यूड निकल के आता है, और इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसको समझाते हैं हम कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वेक्टर ए ले लिया, ठीक, आपको कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, कुछ भी इसकी वैल्यू होगी, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए इसका निकालेंगे ए का कैप। क्या निकालेंगे, ए के ऊपर ऐसे करके कैप लगा देंगे, तो इसको ए कैप या ए हैट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए होता है। अच्छा, अगर हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही ए ही निकलेगा। तो इसलिए वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप। तो यहाँ से हमारा ए कैप की वैल्यू निकल आई, वेक्टर ए अपॉन ए। तो ये नीचे जो ए है ये क्या निकला है हमारा, ये तो निकला है, देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। दिस इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ना, वेक्टर ए का मॉडुलस निकला है, यानी कि इसकी वैल्यू निकली है। तो यहाँ से ये ए वेक्टर क्या है, ये तो हमारा वेक्टर हो गया, दिस इज आवर वेक्टर। एंड नीचे जो ए लिखा है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर ए था उसकी मॉडुलस वैल्यू। अभी धीरे धीरे करके एग्जांपल से जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर ए आपको दे रखा है, ठीक, और उसकी लेट सपोज कोई वैल्यू है, इस फॉर्म में होती है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको वेक्टर ए दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहे अगर आपसे कि भैया इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वेक्टर ए कई जगह फैल रहा है। वेक्टर ए आपको पता होना चाहिए, ये जो आई कैप है ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस के लिए होता है। जे कैप हमारा वाई एक्सिस के लिए, और के कैप हमारा जेड एक्सिस के लिए, जी एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से हम ये देख लें, ये हमारा आई कैप लिखा है। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए कितने कदम चला, 4 कदम चला। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। उसी तरह अगर हम जे को देखें, जे की वैल्यू वाई एक्सिस पे होती है ना, तो ये कितना चला, माइनस का 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए वाई इक्वल्स टू -3। उसी तरह से वेक्टर के को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1, क्योंकि 1 टाइम है, 1 के लिखा है, तो यहाँ से हम ए जी की वैल्यू 1 देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर ए का, तो आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, कि आपको सबसे पहले तो ऊपर वेक्टर ए लिखना है, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, इसके मॉड से। तो वेक्टर ए तो भाई साहब ये लिखा हुआ है हमारा, दिस इज वेक्टर ए। ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इट्स मॉडुलस वैल्यू। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसका मॉड कैसे निकालें यार, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया है, हाउ टू फाइंड आउट द मॉडुलस वैल्यू ऑफ सच गिवन वेक्टर। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आप इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको दे रखा है वेक्टर ए की ये वैल्यू, यानी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसे लिखा है ना। तो जब भी इसका मॉड निकालना हो, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ दिस वेक्टर, तो आप क्या करिए, ऐसे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद ये जो आपने ए एक्स ए वाई और ए जेड लिखा है, इनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए। पहले स्क्वायर करिए, यानी ए एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, ये करा, प्लस लगाइए, फिर वाई वाली वैल्यू कितनी है, -3, इसका स्क्वायर करिए। आप क्या करिए, फिर इसका स्क्वायर करिए। फिर अब जेड वाली वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉड निकाल सकते हैं। अब देखें, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 1, तो ये आ गया √26। ये मॉड ए की वैल्यू आई। तो हमें ए कैप अगर निकालना है, दिस वाज आवर क्वेश्चन, कि वेक्टर ए दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, यानी ए कैप की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से ए कैप का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए कैप इज व्हाट, वेक्टर ए सेम टू सेम जो वेक्टर दे रखा है उसी को लिख दीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए मॉड ए से। ठीक है, तो हमने देखा वेक्टर ए की वैल्यू तो वही थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, यानी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और इसको डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ ए से। मॉड ए हमने कितना निकाला है, √26। तो यहाँ इसको √26 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बस इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ये जो आपको आई कैप जे कैप के कैप दिया था, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो आई कैप जे कैप के कैप को हमने क्या लिखा था, एक्स वाई जी एक्सिस पर हमने इन वेक्टर्स को मान लिया था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकलता है, हमेशा 1 निकलता है। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेंगे तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर का ना ही कोई यूनिट होता है, ना ही कोई डिमेंशन होती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनिट वेक्टर में हमेशा
जो वेक्टर दिया होता है उसका अगर यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं तो उसमें उसी वेक्टर की डायरेक्शन भी छुपी होती है। मतलब ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का कैप निकाला है ना हमने, यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का कैप है, तो ए कैप बता रहा है कि ए कैप की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो भाई साहब आपका वेक्टर ए की डायरेक्शन हो रही थी। तीनों बातें समझ में आई। अब इक्वल वेक्टर्स नाम की एक चीज भी है वेक्टर में। तो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे ना जब एक से ज्यादा होंगे। तो हम लेट सपोज दो वेक्टर ले रहे हैं, तो दो वेक्टरों को हम इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी। वेक्टर इक्वल कब होंगे दो? जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। दोनों चीज, मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू अगर सेम होगी, डायरेक्शन की वैल्यू नहीं मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब कैसे? जैसे अगर हम दिखा दें ये वेक्टर ए, ठीक, ये जा रहा है हमारा वेक्टर ए, ये जा रहा है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों सेम निकल रहा है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम निकल रही है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो यहाँ से ये वेक्टर्स दोनों इक्वल आ गए। और इक्वल वेक्टर का जो एंगल निकलता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? भाई नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर, ऐसे वेक्टरों को नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन जो डायरेक्शन एक्ट कर रही है वो किसी गिवन वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना? उसको ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। अब इसको दिखाने के लिए हम इस फिगर में आप देखिए, जैसे लेट सपोज ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ऐसे जा रहा है। तो अगर वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर दिखाना है तो हम क्या करें? सेम उतना ही वेक्टर करके इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें। तो ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर ए। नेगेटिव वेक्टर ए को हम ए का ही माइनस का रूप देते हैं, तो माइनस ए की वैल्यू इक्वल इन लेंथ होगी लेकिन वेक्टर ए की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। और इनका जो एंगल निकलता है नेगेटिव वेक्टर का वो 180 डिग्री, देखो रोटेट करके पीछे की तरफ एरो हो गया ना, तो रोटेशन में जो एंगल इसका निकलता है ये एंगल पाई लिख सकते हैं या इसको आप 180 डिग्रीज लिख सकते हैं नेगेटिव वेक्टर का। अब भाई है हमारा को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? को इनिशियल वेक्टर वही होते हैं अगर उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ठीक, जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ऐसे दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स कहला सकते हैं। तो हम बना दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर बना दिया, ठीक, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ओ से क्यू तक, और इसका नाम है लेट सपोज वेक्टर बी। और एक दूसरा वेक्टर बना दें हम ये, ठीक, इसका नाम है वेक्टर ए। तो आप देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल वेक्टर इसलिए कहलाएंगे क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट ओ है। ओ पे दोनों शुरुआत, दोनों की ओरिजिन जो है यहीं से शुरू हो रहा है, तो इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ये आप इसके बारे में कह सकते हैं कि दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दे मस्ट एक्ट अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर उसको कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने दिखा दिया ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये पैरेलली काम कर रहा है, ऊपर नीचे कर दें, पैरेलल हो गया, ठीक। दूसरा हम ऐसे दिखा दें इसको, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसमें अनइक्वल मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा, वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी की वैल्यू से छोटी है, ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ इसका हम डायरेक्शन भी अपोजिट कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से दिखा दें, ये वेक्टर ए है हमारा और इधर जा रहा है हमारा वेक्टर बी। तो तीनों केसेस में हम लिख सकते हैं कि ये जो है वेक्टर्स ये अलॉन्ग द पैरेलल लाइंस हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में है। उस वाले में देखें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। और कोलिनियर वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, एंगल, अगर हम एंगल की बात करें तो इसका एंगल या तो 0 डिग्री निकलेगा या पाई या 180 डिग्री जिसको कहते हैं ना, वो निकलेगा हमेशा, यही होता है इसकी शर्त। अब ये जो वर्ड है को प्लानर वेक्टर, ये बहुत परेशान करता है, न्यूमेरिकल वगैरह में लिख के आ जाएगा कि ये जो है वेक्टर ए बी ये जो है को प्लानर वेक्टर है। तो यार समझ में नहीं आता है को प्लानर वेक्टर कहते किसको है। तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, को प्लानर वेक्टर वही वेक्टर होते हैं जो कि उसी प्लेन पे एक्ट कर रहे होते हैं, सेम प्लेन। इनके लिए शर्त है कि ये कैसे वेक्टर्स हैं? जो कि सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हों, बस सेम प्लेन में एक्ट करने वाले वेक्टरों को प्लानर वेक्टर बोलते हैं। तो अब इसको समझने के लिए ऐसे करके बना लो, एक पेपर है टेबल पे रखा हुआ है पेपर, इस पे वेक्टर दिखा दो ऐसे करके, दिस इज वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, बने तो इसी प्लेन पे है ना, तो इसलिए इन तीनों को क्या बोलेंगे? बोल देंगे हम कोप्लानर वेक्टर्स। अब देख रहे हैं ये दो वेक्टर्स हैं, फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। ये भी बड़े गजब के वेक्टर हैं। छोटी सी एक बात है लेकिन दिमाग से मिस हो सकती है, इसलिए इसको भी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। तो फिक्स वेक्टर, पहली बात तो फिक्स वेक्टर क्या होते हैं, इनका क्या कोई दूसरा नाम है? तो हाँ भाई, दूसरा नाम है फिक्स्ड वेक्टर का दूसरा नाम लोकलाइज्ड वेक्टर है। फिक्स्ड वेक्टर का दूसरा नाम लोकलाइज्ड, ये तो हो गया नाम लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी कि बुक में आपको घुमाने के लिए फिक्स्ड वेक्टर की जगह लोकलाइज्ड वेक्टर भी लिखा जा सकता है। घबराइएगा नहीं, समझ जाइएगा फिक्स्ड वेक्टर की बात हो रही है। अब ये है क्या लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टरों को
जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उनको लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। जबकि फ्री वेक्टर का दूसरा नाम होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या होता है? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये कैसे होते हैं? ये बहुत सिंपल, वही वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उसको हम कह सकते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये वेक्टर की कुछ चीज़ों को मैंने इस छोटे से वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी नया कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक पेशेंस रखिए और खूब मेहनत कीजिए।